हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक लिस्टेड कंपनी का हम फाइनेंशियल मॉडल तैयार करेंगे और उस लिस्टेड कंपनी का नाम मैंने आपको बताया था सालासर टेक्नो इन आर ग्रुप। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग जो एक कंपनी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक बार आपको कंपनी के बारे में नॉलेज मिल गई उसके बाद आप इसका फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कंपनी का काम क्या है, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितना यूटिलाइजेशन चलता है, कहाँ कहाँ पर इसके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकते हैं, फ्यूचर में कंपनी कितना कैपेसिटी एडिशन करने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है तो उसका रीज़न क्या है, अगर बढ़ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, कंपनी को क्या लगता है कि अगली बार के क्या नंबर्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी के पब्लिक डेटा से मिल सकती है। जब तक आप कंपनी के बिज़नेस को नहीं समझेंगे फाइनेंशियल मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो बिज़नेस को समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पर पहले आप टाइप करते हैं सालासर टेक्नो, जो भी कंपनी है उसकी हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर एक इन्वेस्टर सेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वेस्टर एंड न्यूज़ रूम वाले पोर्शन पर क्लिक करा है। यहाँ पर बहुत सारे और कॉलम्स आ रहे हैं। इसमें मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है या चाहती है वो पहले कंपनी के बारे में जान सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक है इन्वेस्टर कॉन कॉल और दूसरा है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। जब भी आपका क्वार्टर एंड होता है तो हर क्वार्टर में कंपनी अपनी पीपीटी को अपडेट करके स्टेक होल्डर्स के सामने रखती है। इन्होंने मार्च 22 की पीपीटी नहीं रखी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मार्च 22 में इनकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो गई होगी। तो एनुअल रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें अपडेटेड आती है, इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अलग से नहीं बनाई। साथ में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक कॉन कॉल का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये कॉन कॉल क्या होती है? कॉन कॉल क्या होता है कि जब भी कंपनी अपने रिजल्ट्स को निकालती है, स्टॉक एक्सचेंज पर देती है, उसके बाद जितने भी एनालिस्ट होते हैं जो कि कंपनी को ट्रैक कर रहे होते हैं, जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं, जो बाय या सेल की रेटिंग देते हैं, फंडामेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, उन सभी के लिए कॉन कॉल अरेंज करी जाती है। इस कॉन कॉल में आप कंपनी के सीईओ से, टॉप मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन देयर रिजल्ट्स। उसका प्रॉफिट घटा तो क्यों घटा, बढ़ा तो क्यों बढ़ा, रेवेन्यू ज़्यादा आया तो क्यों आया, कम आया तो क्यों आया, कंपनी में क्या प्रोग्रेस हुई है, जो पुराने प्रोजेक्शंस थी या जो पुराने उनके प्लान्स थे वो कहाँ तक एग्जीक्यूट हो गए हैं, कंपनी का आगे के जो नंबर्स हैं, नेक्स्ट क्वार्टर जो दिख रहा है या पूरा ईयर दिख रहा है वो कैसा होगा। ये सारी बातें जो है यहाँ पे डिस्कस करी जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इवन FY23 जो है यानी कि आपका जून 23 है उसके नंबर्स भी आ चुके हैं, सितंबर 23 है उसके भी अभी आने वाले हैं। तो आप इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड करेंगे जो नीचे है, और साथ में जो कॉन कॉल आई है इसको भी डाउनलोड करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है कि आप यहाँ पर जाएंगे, इस कॉन कॉल को सुनेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दिसंबर 21 की प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन जो है BSC पर भी अपलोड होती है, तभी आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है, उसको एड्रेस करते हुए जो है कंपनी ने सबमिट करी है। अब यहाँ पर हम कंपनी के बारे में जानते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें कंपनी अपने Q3 के नंबर दे रही है, यानी दिसंबर 22 तक के नंबर दे रही है। पुरानी प्रेजेंटेशन है, अब तो एनुअल रिपोर्ट भी आ चुकी, एंड डेफिनेटली हम एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे, पर अभी नहीं। जब हम इसका फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो उससे पहले हम FY22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने कुछ डिस्क्लेमर दिया है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर की बातें बताई है। ज़रूरी नहीं कि वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ देखिएगा, हम नीचे चलते हैं, कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा ये कंपनी क्या करती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। मेरे साथ आप पढ़ेंगे ये जानने के लिए कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर एंड EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अक्रॉस टेलीकॉम एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। अगर आप सिर्फ ये पढ़ते हैं तो इस लाइन से आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो कंपनी है वो स्टील के स्ट्रक्चर बनाती है। आपकी स्क्रीन पर जो यहाँ पर दिख रहा है ये भी स्टील का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इससे क्या होता है, पावर जो सप्लाई होती है तारों से, वो तार जो हैं इसमें अटके हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये स्टील का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये भी कंपनी बनाती है। अब भाई ये क्या होता है, EPC क्या होता है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे EPC कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर कंपनी चाहती है कि जो उनका स्ट्रक्चर खड़ा करना है वो स्ट्रक्चर जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर खड़ा कर दे। मतलब कि जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, जो इसकी ड्राइंग है, जो इसमें खर्चा लगेगा, वो सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्टर करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अपना जो है बिड सबमिट करेंगे।
अपने ड्राइंग के साथ, अपनी डिज़ाइन के साथ, जो भी वो कॉस्ट चार्ज करने वाले हैं उसके साथ वो बिड करेंगे। और कंपनी को जिसका सही लगेगा, जिस पे ट्रस्ट होगा कंपनी को, जिनकी टाइमलाइन कंपनी को सही लगेगी कि भैया ये 2 महीने में बनाएगा, ये 2 साल में बनाएगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कितना बड़ा है छोटा है, उसे कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट देगी। आपको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। इसमें फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, फिक्स्ड कंप्लीशन डेट होती है, परफॉर्मेंस की गारंटी होती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, नहीं कर पाए तो भैया डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे क्लॉजेज इसमें होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी पूरा मुक्त होना चाहती है कि हमें नहीं मतलब है कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो इसको पूरा करे, और जो भी कर रहे हैं वो पहले हमें अपना बिड करें, अगर हमें सही लगेगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपको ये एग्जीक्यूट कर कर देना होगा। यहाँ पर देखिए 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 देखिए, कोई इमेजेस नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ईपीसी के बाद जो देखिए मैंने क्या लिखा है, ईपीसी अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए अब यहाँ पर आ गया ना, पिक्चर आ गई, जैसे ही फैक्ट्री डाला पिक्चर आ गई। अब आपको समझ में आएगा, किसी कंपनी को ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करना है अपने काम के लिए, ऑपरेशन के लिए, तो वो क्या करेगी, टेंडर निकालेगी। टेंडर के बाद कंपनी जो है इस टेंडर के लिए जो बिड करेगी वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर देंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यानी सालासर टेक्नो जो है वो क्या करता है, स्टील के स्ट्रक्चर बनाता है और साथ में ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर है। ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अक्रॉस टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर। मतलब रेलवे में भी अगर स्टील का कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है वो भी करता है, एनर्जी सेक्टर में भी करता है, और नीचे पढ़ेंगे तो और पता लगेगा क्या क्या इसके बिजनेस मॉडल है। 2006 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इन्होंने जो है टावर मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करा था और इनकी विजन थी कि ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे इंडस्ट्री को। सालासर सॉट टू फिल दिस गैप बाय एस्पायरिंग टू बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर इंडियाज टेलीकॉम जायंट्स बाय कैरिंग आउट इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, गैल्वनाइजेशन एंड ईपीसी अंडर वन रूफ। उन्होंने कहा कि भाई जितनी सारी चीज़ें हैं आपकी, सारी चीज़ें हम आपको कर देंगे। अगर आपको नहीं पता गैल्वनाइजेशन क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप गैल्वनाइज नहीं करते तो जंग लग सकता है। तो गैल्वनाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, उसको गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है। इसको गैल्वनाइज किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो उसकी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। वो भी कंपनी कर देती है। ईपीसी के स्ट्रक्चर भी कंपनी बना रही है, जो भी रिलेटेड डिमांड है वो सारी डिमांड अंडर वन रूफ कंपनी पूरी कर रही है। तो ये इसका डिफरेंशियल एडवांटेज हो गया, जो बाकी इंडस्ट्री प्लेयर नहीं कर रहे थे वैसा कुछ करने की इसने शुरुआत करी। एक रूफ के अंदर हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। owing to its persistence, expertise and capability to work wonders with steel, today Salasar is no longer confined to towers and have expanded its range of products and services to encompass all the infrastructural needs of a rapidly developing nation। कि भैया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी स्टील से जुड़ा हुआ काम है, ज़्यादातर स्टील ही होता है इनके यहाँ पर, वो सारा काम कंपनी करने के लिए तैयार है। अब ये क्या क्या हो सकता है काम, ये देखिए क्विक स्नैपशॉट। सबसे पहले टेलीकॉम टावर्स आप देखते होंगे ना, ऊपर 5G 4G के टावर लगे हुए हैं, तो वो कंपनी एयरटेल नहीं बनाती, वो जियो नहीं बनाती। जियो सालासर से लेती है, एयरटेल सालासर से लेता है, टेलीकॉम प्लेयर सालासर या और भी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे लेते हैं, वो लोग बना कर देते हैं, वो लोग टावर लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप, टावर लगा हुआ है। इसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, ट्रांसमिशन लाइन्स जो है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सरकार ने निकाल दिया, इतनी ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए हमें खंभे खड़े करने, और सालासर टेक्नो ने उसको खड़ा कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला 1 साल का, 2 साल का, उस हिसाब से इन्होंने पैसे ले लिए। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट पहले से तय हो जाते हैं, यानी आप बिड करते हैं, बिड को जीत लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको 2 साल या 3 साल में पूरा करना होता है। तो वहाँ पर आपको गारंटी होती है अगले 2 साल 3 साल में जो रेवेन्यू आएगा वो आपको पहले से पता होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल चुका है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। इसलिए अगर कंपनी शो कर रही है कि भाई मेरा रेवेन्यू 50% ग्रो करेगा, और साइमल्टेनियसली वो आपको ये शो कर देते हैं कि देखिए हमारे पास ऑर्डर बुक 50% से इंक्रीमेंट की खड़ी हुई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हम बिड जीत चुके हैं, और वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर है तो कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इसके बाद आप देखेंगे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रही है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में जो ऊपर तारें जा रही है बिजली की, वो तारें ये नहीं बनाते, बट ये तार के ऊपर जो तार जहाँ पर अटकी हुई है, वो जो खंबा दिख रहा है आपको ऊपर, वो ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये जो यूटिलिटी पोल्स होते हैं, बहुत जगह पर ऐसे पोल्स आपने देखे होंगे, इसमें क्या होता है, एलईडी लाइट्स लग जाती है, एलईडी लाइट के खंबे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा के लिए खंबे लगाने होते हैं। ये सारे काम भी सालासर टेक्नो करती है। इसके बाद जो सोलर स्ट्रक्चर हैं, ये लोग सोलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इनका काम सोलर एनर्जी का नहीं है। इनका काम क्या है, सोलर पैनल को जिस स्टैंड पर खड़ा करना है
उस स्टैंड को बनाने का ये काम करते हैं, उसको बोलते हैं माउंटिंग, माउंटिंग एरिस, माउंट करने के लिए। तो उस ढांचे को ये लोग क्रिएट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर सोलर पैनल लग जाते हैं। और आखिरी में इनका एक नया भी स्टार्ट हुआ है अभी, हैवी स्टील स्ट्रक्चर, और इसकी डिमांड बहुत हाई आ रही है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए इन्वेस्टर पीपीटी पढ़ने की। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया इसके लिए कि जो कॉन कॉल का ऑडियो था उसे आप सुनेंगे, उसके जो सीएफओ है वो क्या क्या बोल रहा है, तो वो आप सुनेंगे, उसके जो डायरेक्टर हैं क्या बोल रहे हैं। हैवी स्टील स्ट्रक्चर की डिमांड अभी आनी स्टार्ट हुई है। आप देख रहे हैं जो आपका रेलवे जो समुद्र के ऊपर ब्रिज बनती है ना, उस रेलवे के ऊपर का जो ढांचा बन रहा है इसको बोलते हैं रेलवे ओवर ब्रिज। ये जो ब्रिज है ना, इसको बोलते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, रेलवे के निकलते हैं। और ये स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होता है, इसके लिए अलग प्लांट लगता है। जो नॉर्मल गैल्वेनाइजेशन प्लांट है वहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर नहीं बनते, इसके लिए अलग प्लांट लगाना पड़ता है। इसमें गैल्वेनाइजेशन नहीं होता, इसमें कोटिंग नहीं होती जिंक की, पर ये हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, भारी होते हैं ये। और ये बनाने का काम भी साला सर ने शुरू कर लिया है। तो अब यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि साला सर टेक्नो क्या काम कर रहा है। क्योंकि रेलवे में है तो इंडियन रेलवेज का क्लाइंट होगा, यूटिलिटी पोल्स हैं तो यूटिलिटी पोल्स में भी आपके बहुत सारे गवर्नमेंट के क्लाइंट होंगे, सोलर स्ट्रक्चर हैं तो यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों प्लेयर होंगे, हैवी स्टील स्ट्रक्चर है ये भी रेलवे वाले करते होंगे, उसकी ब्रिज बनी हुई है, ट्रांसमिशन में भी गवर्नमेंट होगी, टेलीकॉम में आपके टेलीकॉम प्लेयर्स होंगे जो इसके कस्टमर्स होंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1,10,000 मेट्रिक टन है। मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है, एक टन में 1000 किलो होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1,10,000 मेट्रिक टन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी इतनी भारी जो सामान है ये उतना बनाकर दे सकते हैं, उतना स्टील प्रोसेस कर सकते हैं ये। साथ में जो टेलीकॉम टावर्स हैं उसकी 50,000 से ज़्यादा टेलीकॉम टावर्स की सप्लाई कर चुके हैं। ये और नंबर बता रहे हैं जो अभी तक इन्होंने काम किया है, अचीवमेंट करी है। इनके जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है वो इन्होंने 475 किलोमीटर तक की लाइन में जितने खंबे लगने थे वो इन्होंने लगाए हैं। इनके 1500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 1500 एम्प्लॉयज़ कम नहीं होते हैं। और इसीलिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसकी R&D कर सकते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो डेटा मिल जाएगा, नहीं है तो बहुत सारी आपकी और भी चीज़ें हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल्स हैं, लिंक्डइन का पेज है, वहाँ से भी आप सर्च कर कर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रेलवे ट्रैक में भी काफ़ी मदद करी है और इतनी कंट्रीज़ में 25 कंट्रीज़ में इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर आप कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर वहाँ पर इतनी डिमांड नहीं है, ये कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक बेनिफिट रहता है बिज़नेस को बढ़ाने का। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही है कि ये एक्सपोर्ट भी करता है। अगर एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हेजिंग भी कर रहा होगा, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट हो गई तो वहाँ पर इसको रिस्क भी होगा। समझ रहे हैं चीज़ें आप, कितनी कितनी चीज़ें हैं। इसके 3-4 एरियाज़ है जहाँ से इसका रेवेन्यू आता है, रेलवे भी है, टेलीकॉम भी है, पावर भी है। तो इसके 4-5 एरियाज़ हैं जहाँ से मेजर इनका रेवेन्यू आता है। वो एरियाज़ आपको पता लग गए, प्लांट की कैपेसिटी आपको पता लग गई। अब ये कितना % प्लांट चलता है ये नहीं पता, ये हमें देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में दे रहे हैं और यहाँ बताते हैं कि जो इनका टोटल 1,10,000 है वो 1,10,000 भी ऐसे बटा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए 1 लाख इनका मेट्रिक टन जो है स्टील का गैल्वेनाइजेशन का प्लांट है, 1 लाख मेट्रिक टन का। 15,000 का इनका मेट्रिक टन का एक स्टील स्ट्रक्चर डिवीज़न अलग से है। अब ये क्या है देखना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। आप देखेंगे अगर तो इनका जो लोकेशन है वो यहीं उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, जाकर भी आ सकते हैं। खेरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इनकी 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। एरिया एक ही है खेरा डिस्ट्रिक्ट, पर उसमें इन्होंने 3 हिस्से बनाए हुए हैं। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें जो हिस्सा 3 है, यूनिट 3 है, वहाँ पर इन्होंने एक हैवी स्टील स्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है। हैवी स्टील स्ट्रक्चर क्या करता है, हैवी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो ये रेलवे के ऊपर जो स्ट्रक्चर लग रहा है, ब्रिज के ऊपर लग रहा है, उसको बनाने में हेल्प करता है। अच्छा सर, इसके जो रॉ मटेरियल हैं वो स्टील है डेफिनेटली, भाई स्टील रॉ फॉर्म में लाएगा, उस स्टील से उसको कन्वर्ट करके स्ट्रक्चर की फॉर्म में लेकर आएगा। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है। इसके बाद जो है जिंक है, जिंक भी इसको चाहिए गैल्वेनाइजेशन के लिए, नट्स एंड बोल्ट्स भी चाहिए जोड़ने के लिए, और मशीनरी भी इसको चाहिए, कुछ इंडस्ट्रियल है, क्रेन्स वगैरह हैं, कैरी करने के लिए चाहिए, तो ये भी इसको चाहिए होता है। कितना बड़ा इसका एरिया है वो यहाँ से आपको पता लग रहा है, 1.5 लाख स्क्वायर यार्ड। अगर तो ये जगह इसने खरीदी हुई है तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं भैया उस एरिया में पर स्क्वायर यार्ड का क्या कीमत चल रहा है, तो आपको पता लगेगा इसके पास कितने रुपए के एसेट भी होंगे। अगर इसने रेंट पर लिया है तो डेफिनेटली उसका रेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इसकी बैलेंस शीट में नहीं आ रहा होगा। यानी जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप बैलेंस शीट या फाइनेंशियल से रिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कि इसके कस्टमर्स कौन कौन से हैं, इसके क्लाइंट बेस में कौन लोग हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा एयरटेल है, इंडस टावर है, हवाई है, जियो है, भारती इंफ्राटेल है, एरिक्सन है, ऐसे लोग हैं। तो ये सब टेलीकॉम सेक्टर में इनसे खंबे बनवाते हैं। इसके बाद पावर सेक्टर भी है, पावर सेक्टर में अदानी है, टाटा प्रोजेक्ट है, एबीबी है, भेल है, पावर ग्रिड है, एलएनटी है, स्टरलाइट है, इतने सारे इनके क्लाइंट है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनके निकलते हैं। और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही है ना उसका नेचर क्या होता है, उसमें एक दो चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसमें तो पूरा एक टेंडर निकालते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सारे इसके क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यूपी का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और काफ़ी सारे हैं। इसको मेरे को जूम करके पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से इसके आ रहे हैं। केंद्रीय रेल विद्युतकरण, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, इंडियन रेलवेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, इसके क्लाइंट बेस हैं। समझ में आ रहे हैं ना, बड़े बड़े क्लाइंट बेस हैं। तो अच्छा ही क्लाइंट बेस है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है। इसकी लीडरशिप टीम की बात करते हैं तो लीडरशिप टीम में आप देख सकते हैं कि इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सिर्फ बीएससी हैं फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इनके पास एक्सपीरियंस है 4 डिकेड्स का, 40 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, पर कोई हायर एजुकेशन नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई बहुत सारी एजुकेशन करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, द आंसर इज नो। अगर आपकी एक बेसिक एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है, उससे आप जाते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। और अगर नाम के लिए एजुकेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप जॉब के साथ तो कर ही सकते हैं। भाई जॉब करते करते कोई डिग्री और ले ली, इन केस इट इज रिक्वायर्ड टू शो केस टू द पब्लिक कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है, एमबीए डिग्री भी है, दैट कैन बी डन एनी टाइम। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड हाउ फास्ट यू लर्न। इन्होंने भी जो है बीटेक करी हुई है एमआईटी से, मणिपाल से, नाम तो बड़े बड़े लिख रखे हैं, ये सब देख सकते हैं आप। डायरेक्टर्स हैं तृप्ति गुप्ता है, तृप्ति गुप्ता इज लाइक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी, बट क्योंकि इनके रिलेटिव की ही ये कंपनी है तो भैया करोड़पति पार्टी है। सही है भैया, ऐश करो। मिस्टर शशांक अग्रवाल, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, अब ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमने जो है रोबस्ट परफॉर्मेंस दी है, यानी अच्छा रेवेन्यू डिलीवर करा है। इन्होंने 9 महीने में ही 507 करोड़ कर लिए हैं। इनका एबिडा जो है 53 करोड़ का है, यानी ऑलमोस्ट 9% का है, विच इज 10.4%। अच्छा 10.4% आ रहा है, ये 50 का 10% आएगा 50, अच्छा उससे ज़्यादा ही हो गया ना। हाँ तो 10.4% का इनका एबिडा है। पैट जो है 24 करोड़ का है, तो पैट इसका आधा हो गया, 4-5% हो गया। परफॉर्मेंस कैसे आई, ड्रिवन बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ आवर बिजनेस सेगमेंट्स, हर बिजनेस सेगमेंट से ग्रोथ आई है। विद आवर अप्रोच टू डाइवर्सिफाई एंड एंटर न्यू सेगमेंट्स, नए सेगमेंट में भी धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, उससे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। As the country continues its growth trajectory, our all business verticals offer significant headroom. Headroom का मतलब जगह, for growth, growth की बहुत जगह है। Operating leverage as they scale up, ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलेगी क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो जैसे ही एक लेवल के बाद आप प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही लगती है, बाकी सारा प्रॉफिट आता है, तो उससे इनको फ़ायदा और मिलेगा। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, प्री फैब्रिकेटेड हैवी स्टील के स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इनके पास ओवरऑल ऑर्डर बुक है 1000 करोड़ की। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा एक चीज़ पे, ये जो 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसका मतलब इनके पास 1000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं, पर वो ऑर्डर 1 साल में एग्जीक्यूट करने हैं। अगर ऐसा है फिर तो इनका अगले साल का रेवेन्यू 1000 करोड़ होगा। बट अगर वो ऑर्डर 2 साल में करने हैं तो इसका मतलब इनके पास 1 साल का 500 करोड़ का गारंटीड रेवेन्यू पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2-2 साल के, 3-3 साल के होते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक में क्या क्या चीज़ें आ रही है। चलिए वो डिटेल हमारे पास होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम उस हिसाब से देखेंगे। पब्लिक इन्फॉर्मेशन से फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। इन्होंने जो है कंसोलिडेटेड पीएनएल भी दिया है, यहाँ देखिएगा 506 करोड़ डिवाइडेड बाय 385 करोड़, ये आपको 31% की ग्रोथ दिखा रही है 9 मंथ्स के अंदर। 12 महीने में कितनी होगी वी डोंट नो, हमें कौन कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। खैर अब तो आपके मार्च 22 के नंबर्स आ चुके हैं, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो 30% का इन्होंने ग्रोथ किया है। फिर EBITDA वगैरह हमने देख लिया था, EBITDA मार्जिन 9% से 10% हो रहा था। अदर इनकम भी देखनी पड़ेगी, और ऐसे कर कर आपको एक मोटा मोटी पैट मार्जिन वगैरह पता लग गया कि कंपनी का पैट मार्जिन गिरा है और EBITDA मार्जिन बढ़ा है। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या हो सकता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि इन्होंने बोरिंग्स ली होगी। बोरिंग्स इन्होंने किस चीज़ के लिए ली, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कहीं पर कैपेसिटी एडिशन कर रहे हो, उसके लिए इन्होंने लोन लिया हो, या वर्किंग कैपिटल लोन लिया हो, फैसिलिटी ली हो, और उसका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा बन रहा हो। ये देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट से पता लगेगा। इनकी ऑर्डर बुक की पोजीशन दे रखी है, बट मेरे को ये नहीं पता कि ये ऑर्डर जो है 1 साल में एग्जीक्यूट करने हैं, या 2 साल में करने हैं, या 3 साल में करने हैं। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए अभी हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि इनका मेजर पैसा जो है कहाँ से जनरेट हो रहा है। 9 मंथ्स में जो उन्होंने पैसा कमाया, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करा है स्टील स्ट्रक्चर का, वो 75% पोर्शन है। और जो इन्होंने ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट करे हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए, जो खंबे खड़े करे हैं, वो है 20%।
रेलवे के लिए जो क्या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है 5%, और पिछले साल के मुकाबले कैसे चेंज हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये आपका पावर ट्रांसमिशन है, इसके जो खंभे लग रहे हैं, इसका काम ज़्यादा चल रहा है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि सरकार पावर इलेक्ट्रिफिकेशन पे जो मोदी जी कहते हैं कि हम हर घर को, हर गांव तक हमने बिजली पहुंचाई है, अब हर घर तक पहुंचाएंगे। पहले सिर्फ गांव तक पहुंची थी कि हर गांव में बिजली का एक खंभा लग जाए, बट हर घर तक नहीं पहुंची थी। हर घर तक पहुंचा रहे हैं और कोने कोने तक जा रहे हैं, तो काम चल रहा है, बढ़ रहा है। जैसा कि ऊपर मैक्रो लेवल पर बोला जाता है गवर्नमेंट में, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाँ भैया चीज़ें तो हो रही है। इसका जो है अमाउंट जो है इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ कंपनी की विजन पता लगेगी, कंपनी आगे क्या करने वाली है। न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि मैं पहले से पढ़कर आया था, मेरे को मालूम था। कंपनी हैवी स्ट्रक्चर के लिए प्लांट भी डाल रही है, भिलाई में भी इनका एक प्लांट आने वाला है, और भी बहुत चीज़ें हैं। एनुअल रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें पता लगेगी। एक्सपैंड कर रही है टावर डिज़ाइन को, लीवरेज कर रहे हैं टाइप्स विद दी रैम बॉल टू प्रोवाइड वैल्यू टू द क्लाइंट्स। अब ये रैम बॉल क्या है आपको नहीं पता होगा, नहीं पता लगे तो गूगल करने में हिचकिचाए नहीं। रैम्बोल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है। कहाँ की है? डेनिश कंपनी है जी, इंडिया की नहीं है, डेनमार्क की है। इसके साथ इनके टाई अप रहते हैं और इसके लिए ये एक्सपोर्ट भी करते हैं रैम्बल को, और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। टैपिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या है? जो इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जितने प्रोडक्ट आप ऑफर करते हैं वो है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसमें और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, strong focus on the export market to increase its share in the foreign market, increasing market share domestically by targeting new customers and expanding relationship with the existing ones। जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी लिखेगा, कोई नई बात इन्होंने नहीं बताई है। एक्सपोर्ट करेंगे, नए कस्टमर्स बनाएंगे, पुराने वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। कुछ जो है डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे, मोनोपोल्स क्रिएट कर लेंगे। अब ये मोनोपोल्स क्या होते हैं भाई नहीं पता होंगे आपको, मुझे भी नहीं पता, तभी तो कह रहा हूँ ये टेक्निकल बिजनेस है। बहुत लोगों का आपको आसान बिजनेस मिल जाएगा, अच्छा ये कुछ मैन्युफैक्चर करता है, कुछ वायर बनाता है, कुछ और चीज़ बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, ठीक है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। मोनोपोल्स क्या होते हैं भाई, ये देखिए दिख रहे हैं आपको ये, अभी जो भी है वही है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है और रिसर्च कर सकते हैं आप, बट मुझे तो आइडिया लेना है। अब यहाँ देखिएगा ये और कहाँ कहाँ पर जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। ऊपर इन्होंने एक चार्ट दिया था, वहाँ पर ये बताया था कि हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है। अब ये बता रहे हैं कि हम और कैपेसिटी कहाँ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक तो आप यूनिट 3 में जो है वहाँ पर 15,000 मेट्रिक टन की डाल रही हैं। उसके बाद यूनिट 3 में एक और 96,000 का गैल्वेनाइजेशन प्लांट डाल रही हैं। 15,000 क्या है? हैवी स्टील स्ट्रक्चर, उसमें जिंक की कोटिंग नहीं होगी। रेलवे ब्रिज के ऊपर जो स्ट्रक्चर लग रहे हैं उसकी कैपेसिटी है। और ये 96,000 क्या डाल रहे हैं? ये गैल्वेनाइजेशन के लिए डाल रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। और एक और ये हैवी स्टील स्ट्रक्चर का डाल रहे हैं 25,000, वो कहाँ डाल रहे हैं? भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़ में ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया है, इनको कैटर करना है साउथ मिडल, तो उसके लिए इन्होंने भिलाई गए हैं। और भिलाई में और भी कंपनीज होगी, जी हाँ होगी, कुछ ना कुछ होगा, रिसर्च करिए। भिलाई क्या है? भिलाई स्टील का हब है, भिलाई जो है स्टील का हब है, स्टील स्ट्रक्चर का, और इसके लिए वहां पर सेटअप कर रहे हैं अपना नया प्लांट। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? समझ में आ रहा है, 20 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़। पैसे कहाँ से आएंगे? कंपनी या तो प्रमोटर लगाएगा इक्विटी में, या कंपनी के इंटरनल एक्रूवल्स होंगे, या फिर कंपनी लोन भी ले सकती है। देखिएगा नीचे यहाँ पर जैसे हमने देखा रैम्बॉल जो है, रैम्बॉल के साथ डेनमार्क में इनका ऑलरेडी एक इंटरनेशनल टाई अप चल रहा है, जिससे कि इनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी खासी हो जाती है। रैम्बॉल टेलीकॉम जो है वर्ल्ड की लीडिंग डिजाइनिंग टेलीकॉम एंड हाई मस्त पोल्स लगते हैं ना कंपनी है। इसके पास एक्सपीरियंस है डिजाइन करने का टावर्स फॉर द लास्ट 60 ईयर्स। देयर डिजाइंस आर टाइम टेस्टेड एंड प्रूवन विद रैम्बॉल्स कंटिन्यूस एफर्ट्स टुवर्ड्स इनोवेशन, क्वालिटी एंड multidisciplinary engineering and widely accepted designs, we are definite that we will ceaselessly, यानी बिना रुके ग्रो करेंगे एंड ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को सुपीरियर प्रोडक्ट्स। वेरी वेरी गुड। अब ये बता रहे हैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में कि हमें जो लगता है हमारा जो बिजनेस है आगे अच्छा इसलिए भी चलेगा क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, उसके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर बेस हैं। जियो यहाँ पर 5G नेटवर्क डालने वाला है। जियो की एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 5G के लिए हम नए खंभे लगाएंगे तो पुराने वालों से काम नहीं चलेगा, नए खंभों में नया काम इनके पास और आएगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। साथ में डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम चल रहा है, उसके लिए इन्हें और भी सर्विसेज चाहिए होगी, और भी खंभे लगाने पड़ेंगे। IoT क्या है? जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उस डेटा को एनालाइज कर लेना, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, वहाँ पर अलग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। मतलब आपको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इनकी इंडस्ट्री रिपोर्ट को माने,
हम गूगल पे सर्च करके क्रिसिल हो गया या फिर और कोई रिसर्च एजेंसी हो गई, वहाँ से अगर कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट मिलती है, यू कैन एनालाइज दैट एज वेल इन अंडरस्टैंडिंग दी कंपनी, इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन सेगमेंट है उसमें कितनी कितनी परसेंट इन्वेस्टमेंट आ रही है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़्यादा काम हमें भी मिलेगा, यानी जो इसके कस्टमर है जिस जिस सेगमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप ऑर्गेनिक फूड का काम करते हैं, आप ये दिखा सकते हैं कि लोगों के इनकम लेवल बढ़ रहे हैं, जिनके इनकम लेवल बढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएंगे, और इसके लिए मेरा जो सेगमेंट है मार्केट में वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जो है लीडिंग प्लेयर हैं इन ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट। सिमिलरली वो क्या कर रहे हैं, ये भी अपने कस्टमर जिस सेगमेंट में उस सेगमेंट के बारे में बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कितने बजट एलोकेट हुआ है, हमेशा बढ़े ही जा रहा है। तो यहाँ पर जब इतना सारा काम होगा तो वहाँ से हमें भी तो काम मिलेगा। फास्ट गोइंग स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिजेस के ऊपर लग रहा है और कैसे कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट भी होता है, वहाँ पर भी हैवी स्ट्रक्चर्स लगते हैं, स्टील के प्लांट लगते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगते हैं, सीमेंट प्लांट लगते हैं, तो स्टील के स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। अगर आपने कभी फैक्ट्री विजिट करी है तो वहाँ पर आपने ये सब देखा होगा, नहीं करी तो कभी ना कभी आप जरूर करेंगे लाइफ में, या फोटो में तो आप देख ही सकते हैं। सिमिलरली बिल्डिंग भी बनती है तो वहाँ भी स्टील के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जी, ये इनकी स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल समरी का एक इन्होंने स्नैपशॉट लगा दिया कि सेल्स मेरी कैसे चेंज हो रही है, रेवेन्यू मेरा कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, EBITDA कैसे बढ़ रहा है, पैट कैसे बढ़ रहा है। ये तो हम अपने मॉडल में भी करेंगे, तो आपको ये चार्ट नहीं देखना, जो नंबर्स हम डालेंगे उससे चार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यदि आप चार्ट बनाना चाहते हैं। वैसे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो भी इनका रेवेन्यू डिप आया है, डिप आया है, डिप आया है, डिप आया है मार्जिन और रेवेन्यू, उसका रीज़न क्या था, FY20 में कोविड आ गया था, कोविड में बिजनेस इंपैक्ट हो गए थे, इसके लिए वो डाउन आया था। अब दोबारा से ऊपर आ गया है, यानी कि सब कुछ अब भला चंगा है, सब कुछ ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता रहे हैं भाई 15 से 19%, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि जो पैसा लगा रहे हैं उसका 19% ये कमा रहे हैं। अगर इनको बैंक से डेट मिलेगा 10% पर तो क्यों नहीं लेंगे। जब पैसा लगाकर 19% कमा सकते हैं तो सामने वाले को सिर्फ 10% देना है, तो 9% का इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, अच्छी बात है इनके लिए। तो समझ गए जी। डेट इक्विटी का रेशियो आप देखेंगे, आइडियल रेशियो डेट इक्विटी का होता है कि आपका लोन, आपका जो डेट है बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो 2 गुना हो सकता है। इनका 2 क्या, 1 से भी कम है। यानी अगर इनकी 100 रुपए की इक्विटी है, खुद की कैपिटल है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस जो इंटरनल एक्रूवल्स पड़े हुए हैं, वो अगर 100 रुपए के हैं तो 80 रुपए का डेट है इनका। उस 80 रुपए में भी बहुत सारा इनका वर्किंग कैपिटल डेट होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो अभी है, पर जैसे ही डेटर से पैसा आएगा वो हम वापस कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा इसकी बैलेंस शीट में, उससे आप और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। कंसोलिडेटेड नंबर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऊपर हमने 9 मंथ्स के देखे थे, तो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट जरूर आप देख सकते हैं, इसका नेट ब्लॉक कितने अमाउंट का आ रहा है, ये करोड़ में दे रखा है, 100 करोड़ रुपए का इसका नेट ब्लॉक है, और कुछ इंटेंजिबल एसेट है, ज़्यादा नहीं है, 15 करोड़ के अदर नॉन करेंट एसेट्स हैं इसके अंदर। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलकर देखना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज की देखिए आप कितनी ज़्यादा है, 120 करोड़ की इन्वेंट्री रखते हैं ये। डेटर्स कितने, 240 करोड़ के डेटर हैं। सिमिलरली आप करंट लाइबिलिटीज में देखेंगे, इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है, 162 करोड़, जैसे मैंने कहा था आपको। मतलब इसकी जो टोटल बोरिंग्स है सिक्योर्ड लोन्स, इसके सिर्फ 33 करोड़ हैं, 162 करोड़ इसकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। मेजरली क्या है भाई, जब तक डेटर में पैसा फंसा हुआ है तब तक के लिए बैंक से लोन उठाया, जैसे रिलीज होगा उसको पे कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं सर, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली होगी क्लाइंट के बिजनेस के बारे में। फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे तो नंबर्स भी आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए। पहला आपका होमवर्क है कि जो यहाँ पर आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें आप कॉन कॉल को सुनेंगे। आप दोनों कॉन कॉल सुन सकते हैं, FY22 की भी सुन सकते हैं जिसमें आपके ऑडिटेड नंबर्स के बारे में क्लाइंट ने बताया होगा, कंपनी ने बताया होगा, और आप ये भी सुन सकते हैं FY23 वाली। इसके बाद आप क्या करेंगे, एनुअल रिपोर्ट के सेक्शन में आप जाएंगे, और ये आपका होमवर्क है। इस एनुअल रिपोर्ट में आप डाउनलोड करेंगे 22 की, बट 22 के नंबर्स नहीं आए तो आप 21 की जो है डाउनलोड करके थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का जो सेक्शन है उसको आप पढ़ लेंगे। मैं बताता हूँ ये क्या है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये आपको मिलेगा। और इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे जहाँ पर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस आ रहा है। ये देखिए, इसमें जो है कंपनी मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की, वो अपने व्यू पॉइंट रखती है कि भैया इंडस्ट्री कैसी है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसी है, हमारा सेक्टर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारी बातें बताती हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा। 22 का पता नहीं इन्होंने अपलोड क्यों नहीं किया, तो अगर मुझसे होगा तो मैं कंपनी को कॉल करके बोल दूंगा कि भाई अपलोड कर दो, नहीं तो BSE या NSE की वेबसाइट पर अगर अपलोड करी होगी तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि इनका ऑडिट तो हो ही चुका है, ऑडिट हो चुका है, सितंबर जा चुका है, तो ज़रूर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होगी, वो हम और सोर्सेज से निकाल लेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको कॉन कॉल सुननी है
और मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस आप इसका पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कॉन कॉल जरूर सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा समझने में कि भैया लोग कैसे बातचीत करते हैं। डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक। फाइनेंशियल मॉडल बनाना शुरू करेंगे, जिसमें पहले हम पास्ट के नंबर्स को डालेंगे, फिर हम कुछ एजम्पशंस लिखेंगे, एजम्पशंस के बेस पे हम प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और ये काम हम करेंगे 1 या 2 वीडियो इसके लिए लगेगा मेरे को। 1 या 2 वीडियो में हम ये वाला काम कर देंगे। जैसे ही आपका ऐसा हो जाता है काम, फिर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, की रेशोज निकालेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करेंगे, कमेंट्री लिखेंगे। तो आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी फाइनेंशियल मॉडल बनाने पे, और साथ में फाइनेंशियल एनालिसिस करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने में। ये हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में आपका ये काम हो जाए। इसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग और बैंकिंग प्रोडक्ट्स का वीडियो बनेगा, उसकी मास्टर क्लास मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। यानी आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन विल डू द एक्सपेरिमेंट पार्ट, कि चलो इसकी वैल्यूएशन भी कर देते हैं, इक्विटी वैल्यूएशन कैसे होगी, तो R&D करना शुरू कर देंगे। बट बेसिक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा बाय बाय।